अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार असद काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। सर, कल मियाँ साहब की जैसे तकरीर हुई और एपीसी के हवाले से, तो मुझे बताइएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बेहतरीन तकरीर थी, हमारे सहाफ़ी हज़रात, और बहुत से लोग इसको इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये एपीसी कोई मुख्तलिफ एपीसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसी माज़ी में होती रही है। सर, आपका क्या तबसरा है? देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब की तकरीर का ताल्लुक है, मियाँ साहब की अगर तकरीर यहाँ से शुरू होती कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुझे जनरल ज़िया-उल हक़ साहब फ़ौज लेके आए थे सियासत में, मुझे फ़ौज सियासत में लेके आई थी, मुझे उन्होंने इलेक्ट करवाया। मैं इतराफ़ करता हूँ कि जब आईजीआई बनी तो मैंने पैसे लिए आईएसआई से बेनज़ीर को हराने के लिए। हम ये इतराफ़ करते हैं कि सैफ़ुर-रहमान के ज़रिए हमने झूठे मुकदमात बनवाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर। मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि इफ्तिख़ार चौधरी के कहने के ऊपर मैं काला कोट पहन के मेमो गेट के स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में गया, एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। तो अगर इस तरह की कोई तकरीर होती, यहाँ से शुरू होती और उसके बाद जाके वो कहते हाँ, ये इदारे मुझे लाते रहे हैं इक़्तिदार में, इन्होंने हमेशा मुझे इलेक्ट करवाया है, मुझे सपोर्ट किया है। ज़िया-उल हक़ को मैं अपना रूहानी बाप कहता था, ज़िया-उल हक़ साहब को ज़िया-उल हक़ साहब मेरे हवाले से ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे बच्चों की तरह हैं। तो मैं इनका अपना बंदा था, ये लोग मुझे लेके आए, लेकिन अब मैंने जो जिसे आप कह सकते हैं बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, अब मैं इस निज़ाम के खिलाफ लड़ूंगा, यहाँ से अब हमने आगे चलना है। तो फिर ये तकरीर थोड़ी ज्यादा वजनी होती। जहां तक उन्होंने जो बातें की हैं, ये वही बातें हैं जब भी वो इक़्तिदार से अलहदा होते हैं, वो ये बातें करते हैं। वो इसलिए ये करते हैं कि वो खुद हमेशा इक़्तिदार उन्हीं कुव्वतों के जरिए हासिल करते रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि कोई भी शख्स जो इक़्तिदार में आता है, वो उन्हीं कुव्वतों की मदद से इक़्तिदार में आता है। तो उनके लिए ये समझना थोड़ा, उनके लिए इस चीज़ का जो जिसे कहते हैं ना उनको ये समझना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है कि आम अवाम भी लोगों को इलेक्ट करके भेज सकती है इक़्तिदार में, आम अवाम भी लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बना सकती है। तो वो यही समझते हैं कि कुछ कुव्वतें हैं जिसमें फ़ौज होगी, खुफिया इदारे होंगे, वही लोग आपको सियासत में लेके आते हैं, वही लोग आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, अब हालात चेंज हो चुके हैं, ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है। तो अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर मियाँ साहब ये तमाम चीज़ें बीच में डाल के बात करते, तो फिर तो ये कोई तारीखी तकरीर हो सकती थी। लेकिन अगर सिर्फ़ उन्होंने यही करना था कि इदारों के ऊपर अटैक करना था, अदलिया के ऊपर अटैक करना था, निज़ाम पे अटैक करना था, ये तो वो एक अरसे से करते आ रहे हैं। जो ही वो इक़्तिदार से अलहदा होते हैं, तो कभी वो मोहतरमा बेनज़ीर के दौरे इक़्तिदार में 1994 में बयान दे देते हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है, इसलिए कि उन्होंने फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को एम्बैरेस करना था। वो जजों के हवाले से कहते हैं नाअहल होने के बाद कि ये बुग़्ज़ और अनाज से भरे हुए जज, वो फ़ौज के बारे में कहते हैं ये खलाई मखलूक। वो तो ये तो उनका एक पुराना बयानिया है, कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई उनकी तकरीर में। सर, मियाँ साहब ने ये भी कहा कि मैं एक निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, एक निज़ाम के खिलाफ हूँ और पाकिस्तान में हम हकीकी जमहूरियत लेके आएँगे। तो इससे क्या मकसद है उनका? क्या जब वो बरसर इक़्तिदार होंगे, तो ही हकीकी जमहूरियत होगी, या उनके जो फ्रेंडली अपोज़िशन जिनके साथ वो करते हैं, ज़रदारी साहब बरसर इक़्तिदार होंगे, वही हकीकी जमहूरियत होगी? कोई और आ जाएगा, तो वो हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। देखें, इनकी हकीकी जमहूरियत को चाहे वो मियाँ साहब की हो या जरदारी साहब की हो, मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो, इनकी जमहूरियत को समझने के लिए, इनके जहन में जो जमहूरियत का खाका है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप इनकी जो जमहूरी जमातें हैं, ये जो दोनों जमातें हैं, ये किस तरह चलती हैं, उसको देखें। ये जमहूरियत को उसी तरह चलाना चाहते हैं जिस तरह ये अपनी जमातें चलाते हैं। अगर एक मशकूक वसीयत के जरिए जरदारी साहब चेयरमैन बन जाते हैं और वो बिलावल को नायब चेयरमैन नामजद कर देते हैं, तो जितने भी जमहूरी लीडर हैं वो तमाम हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े अरस्तू, बड़े बड़े वो लोग जो सेनेट में खड़े होकर तकरीरें करते हैं फौज के खिलाफ और जमहूरी निज़ाम के हक में, वो बिलावल के पीछे ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनके कोई नस्ल दर नस्ल वो गुलाम है। यही हालत आपकी उसमें है मुस्लिम लीग नून में, कि आप जितने बड़े मर्जी लीडर बन जाएं, मरियम नवाज साहिबा आती हैं तो सब हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इनकी नजर में ये है जमहूरियत, जो ये जमहूरियत चाहते हैं कि पूरे मुल्क में भी ऐसा ही हो। जब ये लोग इक्तदार में आए तो तमाम रियासत इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आईजीज की ट्रांसफर करते थे, उनकी पहले उनके इंटरव्यू लेते थे,
इसी तरह ये कोर कमांडरों की भी ट्रांसफर करें, इसी तरह आर्मी चीफ इनके दफ्तर के बाहर बैठा हो कि मियां साहब कहें कि ये तुमने काम करना है। जिस तरह आपको याद होगा कि सिंध के अंदर एक आईजी के साथ इनका बड़ा मसला चल रहा था सिंध की हुकूमत का, उनके ऊपर जो ये जिम्मेदारियां लगाते थे कि आप शुगर मिलों के बाहर गन्ने को रोकें, तो उसी तरह ये कोर कमांडर्स को फोन करें, उन्हें कहें कि हमारे जो सियासी मुखालफीन है उनके खिलाफ आप एक्शन लें, शुगर मिलों को रोकें। पंजाब के अंदर जो इनकाउंटर जिस तरह आबिद बॉक्सर और दीगर जो इंस्पेक्टर्स से करवाते थे उस तरह फिर ये फौज से करवाएं। तो इनकी नजर में आइडियल जमहूरियत वो है जब ये तमाम इदारे इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं। अगर हमजा साहब आए, बिलावल साहब आए, कोई भी आए, तो तमाम जो रियासत है वो इनके आगे या इनके पीछे हाथ बांध के खड़ी हो, और जो ये रियासत को कहें वो रियासत करे। मोदी साहब का जहाज जा रहा हो तो ये मोदी साहब को कहें कि आ जाओ, आप भी आके शादी में, ये मोदी साहब को कहें कि आए आप भी शादी में शिरकत करें। मियाँ साहब का दिल करे तो कोई उनके बाहर से मेहमान आए, आए आप, आज आप लोगों को हम एटम बम दिखाते हैं। बाजवा साहब को फोन करें, बाजवा साहब मेरे मेहमान आ रहे हैं, जरा बच्चों को एटम बम दिखा दें। तो ये इनकी, ये बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये मैं मजाक में बात कर रहा हूं, नहीं, इनके माइंड सेट को समझने के लिए जरूरी है कि इनका जो माइंड सेट है, जो इनकी जमातों के अंदर जमहूरियत है, उसी किस्म की जमहूरियत ये चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये है इनका माइंड सेट। ये लोग चाहते हैं कि पूरी रियासत इनके सामने ऐसे झुक जाए जिस तरह बादशाहों के आगे झुकती थी। जो रियासतें होती हैं, जो इदारे होते हैं, वो रियासत के वफादार होते हैं, वो लोगों के वफादार नहीं होते। तो जब तक आर्मी चीफ ये हलफ नहीं उठाएगा कि आज से मैं बिलावल का वफादार हूं, आज से मैं मरियम का वफादार हूं, तब तक इनकी नजर में मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी। ऐसा होना नहीं है। मुल्क के अंदर अब हालात चेंज हो चुके हैं, और ये जो कश्मकश चल रही है कमल, ये आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। पुरानी सोच के लोग, जो पुराने सहाफी जिनकी आपने भी जिक्र की कि वो इनकी तकरीर की बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके दरमियान और नौजवान नस्ल के दरमियान आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी ये नजर आता है कि वो गुलामाना सोच वाले जो सहाफी हैं, जिनकी नजर में इन दो खानदानों का इक्तदार दर हकीकत जमहूरियत है, उनकी, उनके बीच में, और नई नस्ल जो है, नई नस्ल जो है उनको किसी से नफरत नहीं है। नई जो वोटर है उसको किसी से नफरत नहीं है, उसको करप्शन से नफरत है, उसको बुरे निजाम से नफरत है, वो मुल्क में बेहतरी चाहता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देसी लिबरल हैं, गुलामाना सोच वाले कुछ सहाफी, कुछ दानिश्वर हैं, उनको फौज से नफरत है, उनका नजरिया नफरत है। उनका नजरिया जो है वो नफरत पे मबनी है, उनको फौज से नफरत है, उनको इदारों से नफरत है, उनको हर उस शख्स से नफरत है जो उनके मफाद में खड़ा हो जाए। ये जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं ना, जब इस तरह के मियाँ साहब की हुकूमत नहीं आएगी, बिलावल की हुकूमत नहीं आएगी, तो इनका रोजगार बंद हो जाएगा। तो इनका मसला ये है कि इनकी नजर में जमहूरियत तभी बहाल होगी जब ये लोग इक्तदार में आएंगे। तो जहां तक आम पाकिस्तानी का ताल्लुक है, उसको किसी से नफरत नहीं है, उसको ना मियाँ साहब से नफरत है, ना जरदारी साहब से नफरत है, ना इमरान से नफरत है, ना फौज से नफरत है। उसको इन हालात से नफरत है, उसको करप्शन से नफरत है। और यही हम अभी देख रहे हैं कश्मकश सोशल मीडिया के ऊपर, और दीगर मीडिया के ऊपर भी, और दीगर जगहों पे भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त क्लियरली पाकिस्तान मुख्तलिफ तबकात के अंदर, जो जिस तरह आप कह सकते हैं कि मेनली दो डिफरेंट तबकात के अंदर बढ़ चुका है। एक वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं, एंटी करप्शन बात करते हैं, चाहे इमरान खान करप्शन करे वो उसको बुरा भला कहते हैं, चाहे जरदारी साहब पे इल्जाम लगे या मियाँ साहब पे इल्जाम लगे वो उसको बुरा भला कहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक शख्स के खिलाफ बात करनी है, उसी के खिलाफ जो है वो नफरत का इजहार करना है। तो ये है जी इनकी नजर में जमहूरियत का मॉडल, और ये मॉडल जिसे वो कहते हैं ना कि ये कंपनी चलनी नहीं। आप सर उसके साथ ये भी बताइएगा कि जैसे बड़े सारे हमारे यहाँ जो भी सियासतदान हैं जिन्होंने बार बार बारियां लेते रहे हैं मुल्क के इक़्तिदार पे, उन लोगों का कहना है कि इमरान खान ना तजर्बेकार है। मगर आपने ये भी देखा कि हम जब ये मियाँ साहब की तकरीर नशर होने की बात की तो नेशनल टीवी पे कह दिया गया था कि नेशनल टीवी पे इनकी नशर नहीं होगी तकरीर। मगर एट अ टाइम एंड टाइम जो है खान साहब ने कह दिया कि इनकी तकरीर को नशर कर दिया जाएगा। मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि शायद अगर इनको पहले से इल्म होता कि तकरीर नशर होने जा रही है तो शायद तकरीर इस तरह इतनी सख्त अल्फाज पर मुबनी ना होती जितने मियाँ साहब ने कह दिए अल्फाज। और ये क्या ये खान साहब का एक बेहतरीन सियासी हिकमत अमली नहीं है कि पहले उन्होंने कहा कि नशर नहीं होगी और एंड मौके पे उन्होंने कह दिया कि नशर होगी, क्योंकि फिर मियाँ साहब को इतना वक्त नहीं मिला कि वो तकरीर को चेंज कर सकते। जी
देखिए, जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, हुकूमत ने बाकायदा तौर पे कभी नहीं कहा था कि हम तकरीर को नशर नहीं होने देंगे। उन्होंने तकरीर नशर करने दी और देखा, साहब ने देखा कि, और दूसरा मियां साहब ने जो सख्त बातें की हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो माजी में भी ये बातें करते रहे, वो जब भी इक्तदार से अलहदा होंगे, ये तकरीर हुकूमत से ज्यादा जो है ना, वो ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तकरीर थी। असल में मसला ये कि मियां साहब तो नाअहल हैं। मियां साहब का अब तो सियासत में उनका किरदार 0.000% से भी कम है। वो तो ना भी MNA बन सकते हैं, ना ही वो वजीर आजम बन सकते हैं। सियासत तो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, सियासत तो कर रहे हैं हमजा शहबाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज तो इधर बैठे हुए। मसला ये है कि मरियम के ऊपर भी केसेस हैं। मरियम बीबी भी जो है, मुझे नहीं लग सकता कि वो आगे आएंगी और इक्तदार को संभाल सकेंगी। उनके ऊपर जिस तरह के केसेस हैं और जिस तरह का उनका रवैया है और जिस तरीके से उनके खिलाफ अभी केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो असल में तो ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तकरीर थी। शहबाज शरीफ साहब का पत्ता काटा गया है और शहबाज शरीफ साहब को पहले भी वजीर आजम नहीं बनने दिया गया जब पहले मौका आया था। अब अगेन ये कोशिश यही है कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको नुकसान ज्यादा पहुंचा है। जहां तक खान साहब की सियासत का ताल्लुक है, खान साहब की सियासत आप लोगों ने देख ली। FATF का बिल जिस तरीके से पास करवाया और जिस तरीके से ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे आपको नजर आ जाता है कि मतलब कि मुख्तलिफ नजरियात के लोग, वो मौलाना साहब जो हैं उनका नजरिया क्या है, जरदारी साहब का क्या है, बेनजीर साहिबा की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका नजरिया क्या है। ये तमाम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पता है कि हम इमरान खान का अगर कुछ हम मुकाबला कर सकते हैं तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगेन जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी चलनी नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। जब तक आप तकरीर हो अच्छी, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला यह है कि आप आगे तभी बढ़ेंगे कि जब आप कोई तहरीक किसी नजरिए के ऊपर चलाएं, किसी मकसद के लिए चलाएं। जो जाती उनके लिए चलाई जाए तहरीकें, उन तहरीकों की कामयाबी नहीं हो सकती। आप इनकी हालत देख लें कि ये कहते हैं कि जी हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी जमहूरियत का आलम ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मरियम साहिबा के पीछे और बिलावल के पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के। अयान अली साहबा जब डॉलर गर्ल भी जिनको कहा जाता है, वो डॉलरों समेत पकड़ी गई, तो उनके लिए पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरान जाके अदालतों में पेश हुए। तो ये है इनकी जमहूरियत। इनकी जमहूरियत ये थी कि अगर अयान अली पकड़ी जाए तो जनरल बाजवा जाके उसको एयरपोर्ट पे छुड़वाए, तब जमहूरियत बहाल होगी। ठीक है, जब टीटी का पैसा पकड़ा जाए तो कोर कमांडर जाके कहे खबरदार इस पैसे को पकड़ा, ये तो बादशाह सलामत के बच्चों का पैसा है। ठीक है, ये है इनकी नजर में हकीकी जमहूरियत। तो ये मैं वही कहूंगा, ये कंपनी चलनी नहीं है। अब हालात चेंज हो गए हैं, तो इनको भी सोचने की जरूरत है। अगर ये हकीकी जमहूरियत लाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो इनके रवैये हैं उनमें जमहूरियत लाएं। बिल्कुल सर, जैसे अभी FATF का आपने भी जिक्र किया, अक्टूबर में FATF का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर एक ये बहुत बड़ा मामला है। उसके अलावा अफगान पीस के हवाले से भी पाकिस्तान अपना एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। उधर हम इसराइल को चूंकि हम तस्लीम नहीं कर रहे, तो यकीनन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। फिर हमारे यहाँ कश्मीर का एक बड़ा इशू है। फिर कोविड की वजह से जो माशी सूरत हाल है, उसने पूरा साल हमारा तबाह करके रख दिया है। इस तमाम तर मामले में ऐसी बात है, हमारी अस्करी और जो सिविलियन क़यादत है, वो इस चीज़ के लिए उसको एक परेशानी तो है ना, उसको एक दबाव तो है ना। तो फिर उस सूरत में अपोजिशन इस किस्म के टैक्टिक्स को खेल रही है। यकीनन ये बातें जो मैं और आप कर रहे हैं, इन बातों से, इन तमाम नुक्तों से अपोजिशन भी वाकिफ है। अपोजिशन यानी कि इस मामले का फायदा उठाना चाहती है, और वही वाली बात है, NRO की तरफ बात जा रही है। तो प्लीज सर बहैसियत पाकिस्तानी, क्या सर ये मतलब ये अपोजिशन खान की अपोजिशन है या पाकिस्तान की अपोजिशन? इस वक्त तो हमें मिल बैठ के काम करना चाहिए ना। देखिए, जहां तक ताल्लुक है ऑपोजिशन करने का, जमहूरियतों में कमल होता यह है कि कोई भी जमहूरी मुल्क हो, वहां पे जो सियासी जमातें होती हैं वो हुकूमत की मुखालफत भी करती हैं। आप अमेरिका में देख लें, प्रेसिडेंट ट्रंप की कितनी मुखालफत होती है। आप बरतानिया में देख लें, आप जर्मनी में देख लें, आप हॉलैंड में देख लें, आप किसी भी जमहूरी मुआशरे में देख लें, वो ऑपोजिशन करते हैं। अगर हुकूमत कोई बिल लेके आ रही है, उसमें ये तरामीम लेके आ रहे हैं, वो इनका हक है।
ये लेके आए, कहें जी इसमें ये चेंजेस हैं, लेकिन उसमें इस तरह की तरमीम लेके आए कि जनाब ये जो हमारे केसेस हैं ये खत्म होने चाहिए, नैब के ऊपर जो है वो नैब के हवाले से ये तरमीम हो, जिस तरह वो इन्होंने कोई उस खान साहब भी शायद बता रहे थे कि 38 इन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स लिखी थी उस बिल के अंदर, उसमें से 33 या 34 नैब से मुतालिक थी। तो इनका मसला ही नैब है, अपनी करप्शन जो मुबैना इनकी करप्शन है, जो इन पे इल्जामात हैं, इनका मसला ही वो है, उसको ये हल करना चाहते हैं। तो इनसे ये तवक्को रखना कि ये कौमी मफाद को सामने रखेंगे, कौमी मफाद को वो बंदा सामने रखता है जो कौम के लिए कुछ कर रहा हो। आप देख लें इनकी तहरीक के अंदर कहीं भी कौम का जिक्र आया, अवाम का जिक्र आया। मियाँ साहब की तकरीर में जो है वोट को इज्जत देने का मतलब भी क्या है, वोट को इज्जत देने का मतलब है मुझे इक्तदार दो, मेरी बेटी को इक्तदार दो, ठीक है, हम लोगों को इक्तदार दो, सब हमारे ताबे हो जाओ। वोटर को कौन इज्जत देगा? वोटर बेचारा जलील हो गया। आपको याद है कि जब इनका कॉन्वॉय जा रहा था लाला मूसा के करीब, इनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया था, वो बच्चा किधर है आज तक, उसका क्या हुआ? ठीक है, तो ये इनका जो है, ये इनका कोई नजरियाती लोग तो है नहीं है कि कोई नजरियात के ऊपर ये मुल्क को कौम के लिए बात करेंगे। ये एक मुफाद परस्त टोला है, अनफॉर्चुनेटली मुफाद परस्त इनकी सियासत है, और इनकी सियासत का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि हसूल इक्तदार। वैसे तो देखें हर जमहूरी मुआशरे में कोई भी जमहूरी पार्टी हो, उसका मकसद यही होता है कि इक्तदार में आना, लेकिन इक्तदार में आके कुछ तो आवाम के लिए किया हो ना, कि जिसका आपको बेनिफिट मिल जाए, जिसका आवाम को बेनिफिट मिल जाए। वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मुझे तो इनकी इस चीज से कोई, वो जिस तरह कहते हैं ना कि किसी किस्म का कोई सरप्राइज होना या कोई शौक होना, मैं तो शौक नहीं हूं, ना ही मैं सरप्राइज हूं। ये इनकी एक रविश चलती आ रही है ये लोग, और यही इनकी चलती रहेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या पता आगे जाके खुद ये सोचें और इनको समझ आए कि अगर इन्होंने इक्तदार लेना है तो वो फौज को धमकियां दे के और फौज को दोबारा ये कह के कि हमें हम इक्तदार दे दो, नहीं तो हम ये बातें करेंगे। अब फौज आपको इक्तदार नहीं दे सकती, आपको पाकिस्तान के अवाम ही इक्तदार दे सकते हैं, आपको उनके लिए सोचना पड़ेगा। सर आप भी माशाल्लाह लंदन में मुकीम हैं, तो सर बताइएगा कि क्या लंदन की फ़ज़ाओं में ऐसी कौन सी सेहत अफ़ज़ा हवाएं चलती हैं कि हमारे शदीद अलील मियाँ साहब वहाँ पे गए और उन्होंने एक मरतबा भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जो डॉक्टर उनको लेके गया था वो ज़रूर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पर मियाँ साहब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, जो कि पाकिस्तान में जिनके लिए ये हो रहा था कि बस आज या कल की कहानी रह गई है। तो सर ऐसी कौन सी वहाँ पे पुरफिजा फिजा है कि मियाँ साहब माशाल्लाह हशाश बशाश नजर आए, 1 घंटे की तकरीर भी की और बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने लफ्जी जंग लड़ी अपनी। जी देखिए, जहां तक लंदन का ताल्लुक है, देखें लंदन बेचारा तो वो शहर है कि यहाँ पे कोरोना से इतनी अमवात हुई है, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे लोग मरे हैं, बल्कि कई गुना ज्यादा, कई 100 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। तो लंदन की फिजा तो ऐसी कोई नहीं है। ये तो कोई, आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानी मरीज कैसे हैं जो वहां से आते हैं और यहाँ पे आके, हमारे लोग तो बेचारे जो बरतानवी शहरी हैं वो लोग तो यहाँ पे मर रहे हैं कोरोना से। तो ये तो पाकिस्तान के मरीज जो हैं वो इतने रिजिलियंट हैं कि उनको कुछ होता नहीं है। लेकिन जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, वो मियाँ साहब की स्पेसिफिक सेहत का ताल्लुक है, ये तो कोई मेडिकली क्वालिफाइड बंदा ही बता सकता है कि उनका क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो मियाँ साहब की जो तमाम तर तवज्जो है वो उनकी सियासत की जानिब है। कुछ अर्सा कबल सेहत की जानिब से देखिए, पूरी पार्टी जो थी वो ये कह रही थी कि मियाँ साहब की सेहत बड़ी खराब है, मरियम बीबी को जाने दें, वो नहीं जाएंगी तो ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। अब वो तमाम बहस उनकी, वो ब्लड में से वो जो जिसको पाकिस्तान में आम लोग कहते थे प्लेटें कम हो गई हैं और ठीक है ये हो गया है वो हो गया है, तो वो चीज तो सारी पीछे रहेगी। अब तो ना उस तरह की कोई बात हो रही है ना कुछ। पर अगेन जिस तरह मैं कहूंगा कि अब मैं तो मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं इस चीज के ऊपर कमेंट कर सकूं कि उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अदालत भी पूछ रही है आपके, या तो आप अपना इलाज करवाएं यहाँ पे या वापस जाएं। लेकिन इस तकरीर के अंदर काफी हद तक जवाब मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएंगे। उन्होंने इस तकरीर में ये वाजे कर दिया है कि मैंने वापस नहीं जाना, वो इधर रह के ही करेंगे जो भी उनकी नजर में जदोजहद है। अब वो इलाज करवाते हैं या नहीं करवाते, या उनका इलाज क्या चल रहा है, अभी तक तो देखें अभी किसी हॉस्पिटल में ना वो एडमिट है। आपने भी जिक्र किया कि अभी तक वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, ना ही उनका कोई सर्जिकल या कोई दूसरा ऐसा प्रोसीजर हुआ है हार्ट का। तो ये सबके लिए एक अचंभे की बात है। सारे लोग इस हवाले से सोच रहे हैं कि जब उधर से आए थे कंडीशन बताई जा रही थी कितनी सीरियस है, तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं करवाया जा रहा ऑपरेशन। तो इसमें तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही जो है वो सही मानों में कमेंट कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट।
सर एक लंदन में एक और साहब भी हैं, एक काफी अरसे से नाम ले लेती हूँ, जो बानी एम के अल्ताफ हुसैन साहब थे, वो भी हेलो कहते थे और लोग यहाँ से उनकी गुफ्तगू को सुनते थे। फिर उन्होंने जर्नैल के हवा 22 अगस्त हुआ और तमाम मामला सामने आए, जर्नैल के हवाले से, जर्नैल्स को आज भी वो इस किस्म की बातें करते हैं। मियाँ साहब ने भी कहूँ पेश उसी किस्म की बातें की हैं। उन्होंने तो बाकायदा कह दिया है कि भाई इमरान खान से हदफ नहीं है, कोई और उनका हदफ है। तो सर इस हमने फिर जो माजी में लंदन से हलो करते थे उनका भी अंजाम देख लिया। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है सर, तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए मियाँ साहब तो देखिए पहले ही सियासत से आउट है। मियाँ साहब अब नाअहल हैं। अब वो साथ साथ वांटेड भी हैं पाकिस्तानी अदालतों को। उनके बेटे भी वांटेड हैं, उनके जो समधी हैं सागडार साहब वो भी वांटेड हैं। शहबाज शरीफ साहब के बच्चे भी जो हैं वो भी वांटेड हैं। तो इनका तो वैसे ही मतलब अगर आप देख लें कि सियासी तौर पे तो वैसे इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जो ये सारी वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। वो शहबाज शरीफ साहब के लिए ये जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उनकी जमात में क्या पूरी जमात में एक भी इतना काबिल बंदा नहीं है जो वहां पे इनकी जगह पे इक्तदार संभाल सके, इनकी जगह जमात को आगे चला सके। क्या जरूरी है कि सिर्फ शरीफ खानदान के अंदर से ही कोई आए? तो मेरे ख्याल में कि जो उन्होंने जिस तरह इदारों के ऊपर अटैक किया, ये कुछ किया, मेरा नहीं ख्याल इदारे इसका नोटिस लेंगे, इसलिए कि इदारों को फर्क नहीं पड़ता है उससे। इस तरह की लोग बातें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा पाकिस्तान में भी इस तरह की बातें करते हैं, बाहर बैठ के भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। पर इसका इस तरह जिस तरह कहते हैं ना कि इदारों को बुरा भला कहने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपने जो आपके ऊपर इल्जामात हैं, जो आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो आपको कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। इस एतबार से आप देखें तो जरदारी साहब की स्पीच कदरे बेहतर थी। उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि उनको पता है कि इंतहाई संगीन हमारे ऊपर इल्जामात हैं, हमने अपनी सफाई पेश करनी है। तो ये तो मसला ये है कि इनको जब पकड़े गई हैं सारी चीजें, इनके ऊपर मुबैना करप्शन पकड़ी गई है, तो इनका दिल ये है कि ये पूरी रियासत को कटहरे में खड़ा कर दें, मुकदमा पूरी रियासत पे कायम कर दें। भाई मुकदमात आप पे कायम है, आपने जवाब देना है। आप रियासत को क्यों कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? रियासत इस हवाले से क्या कर सकती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई रियासत को फर्क पड़ेगा या इनकी यहाँ पे तकारीर से पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब आएगा। ये पहले भी ट्विटर के ऊपर इनकी बेटी ने एक तरह से ये मुहिम चलाई इलेक्शन से पहले कि जैसे एक तरह से नवाज शरीफ साहब को इमाम खुमैनी सानी बना के पेश किया कि ये यहाँ से जाएंगे तो लाहौर में इनकलाब आ जाएगा, पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। तो वो इनकी बेटी की जहानत थी। दूसरी तरफ इनके भाई की मोहब्बत थी कि जब ये लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट इस साइड पे था और शहबाज शरीफ साहब जुलूस लेके उस साइड पे चले गए। तो वो अब इनको पता है कि इनका उधर बनना कुछ नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करेंगे। और मेरे ख्याल में अब ये अदालतों में ही इसका फैसला होगा और पाकिस्तान की अदालतें ही जो इस हवाले से फैसला करेंगी। इदारे आई डोंट थिंक कि उससे उनको कोई फर्क पड़ता है कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, लद्दाख में जैसे कि चाइना मौजूद है और वहां से इंडियन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ है कि चाइना जो है पंजाबी गाने लगा रहा है बॉर्डर के ऊपर। उससे वो हिंदुस्तानी फौज को कहा ही जाता है, रिपोर्ट ये किया कि इंडियन फौजी जो है ना उससे बहुत ज्यादा उनके ख्यालात और मतलब वो डांस करने लगते हैं, वो काम छोड़ के उन गानों से इंजॉयमेंट करने लगते हैं। सर चाइना, जाहिर सी बात है, चाइना क्या पंजाबी सॉन्ग को सुनेगा? ये क्या मौजरा है? वो क्यों इस किस्म के पंजाबी सॉन्ग लगा के हिंदुस्तान की फौज के साथ इस किस्म का मतलब इंटरटेनमेंट कर रहा है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने तफसीलन ये खबर ना मेरी नजर से गुजरी है ना मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन देखें चाइना डांस तो उनको वैसे ही करवा रहा है काफी अरसे से। तो अब वो डांस के साथ साथ वो कह रहा है कि हम म्यूजिक भी इनको वो इनकी पसंद का दे दें। नाच तो वैसे ही ये काफी अरसे से रहे, वहां पे नचवा तो रहा है इनको। एक तरह से जो LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, उसको चाइना ने बॉर्डर में तब्दील कर दिया है। 38,000 मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब चाइना वहां पे पंजाबी म्यूजिक चलाए, मराठी चलाए, जो मर्जी चलाए, नाचना इन्होंने है वहां पे। चाइना म्यूजिक चाहे अपनी बंदूकों से चलाए, तोपों से चलाए, या जो है वहां पे किसी किस्म का ढोल बजाए या कोई और बैंड बाजा बजाए,
नाचना इनके मुकद्दर में लिख दिया गया है, वो ये अब नाचते रहेंगे जब तक ये मामलात को सही तरीके से समझेंगे नहीं और बैठ के मसाइल को हल नहीं करेंगे। और इसी किस्म की जो इनकी आदत है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा पेश करते हैं कि हम कोई सुपर पावर बन गए और हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो इनको इस चीज को समझना चाहिए कि खित्ते के अंदर अगर आप लोगों ने अमल लेके आना है, खित्ते में सबको साथ लेके चलना है, तो अपने रवैये को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये चाइना को ऑफर करते हैं कि चाइना से हम बात करेंगे, बैठ के करेंगे, तो ये पाकिस्तान को भी इस तरीके से क्यों नहीं ऑफर करते? इसलिए कि चाइना ने इनको वहां पे नचवाया है गाने लगा के, तो इसलिए उसको ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है दूसरे लोगों के लिए भी कि इनका जो जिसे कहते हैं ना डंडा पीर है, जो इनको डंडे से डील करता है उसके सामने ये लेट जाते हैं। जो इनको इज्जत से बात करता है, जो शराफत की बात करता है, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उसके ऊपर ये चढ़ाई कर देते हैं। तो अब इनको खुद सोचना चाहिए कि अपने तर्ज अमल को चेंज करें और खित्ते के माहौल को खराब मत करें। थैंक यू सो मच काजमी साहब, आपने कीमती वक्त निकाला।